अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। आपका प्रश्न है एल्युमिनियम का अयस्क आपको बताना है। बताइए कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है इसमें, लिमोनाइट, फेरस ऑक्साइड, सीडेराइट या बॉक्साइड। बताइए कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड कौन सा है इसमें, लिमोनाइट, फेरस ऑक्साइड, सीडेराइट या फिर बॉक्साइड। आप एल्युमिनियम का यहाँ बताइए, प्लस में आपको किसका बताना है, आयरन का बताना है, ठीक है, कॉपर का बताना है और फिर आपका जिंक का बताना है, ठीक है, इन सब का। तो यहाँ से आप देखिए कि कॉपर का क्या, एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या क्या हो जाएगा। पहले तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, बॉक्साइट आपका, ठीक है। एल्युमिनियम का और कौन कौन सा अयस्क होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। एक तो बॉक्साइट हो गया, दूसरा आपका क्रायोलाइट, क्रायोलाइट हो गया, और फिर आपका काओलिनाइट हो जाएगा, ठीक है, काओलिनाइट। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कोरंडम, कोरंडम हो जाएगा, फिर आपका अभ्रक, ठीक है, अभ्रक। ये सब किसका, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं किसका, कॉपर का। कॉपर का क्या हो जाता है आपका, तांबा ग्लांस, तांबा ग्लांस। हम मुंह से बोल रहे हैं, लिखते जाइएगा, ठीक है, अगर नहीं दिखे तो। फिर है आपका पेराइट्स, पेराइट्स, फिर होगा क्यूपराइट्स, क्यूपराइट्स हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा बेकेलाइट, ठीक है, क्या, बेकेलाइट, बेकेलाइट, ओके। फिर आयरन का देखिए, आयरन का हो जाएगा आपका हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, टोकोनाइट। उसके बाद आपका सीडेराइट, ठीक है, एक सीडेराइट है वो भी लिख लीजिएगा, मुंह से बोल दिए। फिर जिंक है, तो जिंक का हो जाएगा आपका जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड। फिर आपका मेलामाइन, मेलामाइन। फिर आपका विलेमाइट और फिर पिंकाइट, ठीक है। ये सब आपका क्या हो गया, यस हो गया सबका अलग अलग। इसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा सारा कि एक जगह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। अब किसी वस्तु पर जब बल द्वारा कार्य किया जाता है तो वो किस पर निर्भर करता है, वस्तु के घनत्व पर, वस्तु के आकार पर, बल के परिणाम पर या वस्तु के रंग पर। बताइए, वस्तु के घनत्व पर, वस्तु के आकार पर, बल के परिमाण पर और वस्तु के रंग पर। भाई रंग पर तो कभी पढ़ेगा नहीं, इतना तो एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब निकालिए, वस्तु के आकार पे भी नहीं पड़ेगा, तो आपका बचा क्या, वस्तु का घनत्व और वस्तु का बल का परिमाण। तो ये हमेशा किस पे, बल के परिमाण पर, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। बल द्वारा किया गया मतलब कि वस्तु पर किया गया कार्य जो निर्भर करता है वो बल के परिमाण पर करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। बताइए फटाफट से, एसआई का शक्ति मतलब एसआई का जो है ये शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, बताइए। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, बताइए फटाफट से बताइए सब कोई, शक्ति का एसआई मात्रक।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका शक्ति का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, ये शक्ति पावर का वाट हो जाएगा, और एनर्जी का आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, जूल हो जाएगा। न्यूटन किसका हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा। ठीक है, किसका, फोर्स का हो जाएगा। ठीक है, तो सारा एक एक करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। आपको बताना है कि किसी पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है। बताइए फटाफट से, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। पृथ्वी से उसकी ऊंचाई पर, उसके द्रव्यमान पर नहीं, उसके द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उसकी ऊंचाई पर नहीं, और फिर उसके द्रव्यमान तथा पृथ्वी से उसकी ऊंचाई दोनों पर, ना तो उसके द्रव्यमान और ना ही पृथ्वी की ऊंचाई पर। बताइए, तो किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी, फटाफट से बताइए कि उसकी किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो वो किस पर निर्भर करती है, उसके द्रव्यमान और पृथ्वी से उसकी ऊंचाई दोनों पर। ठीक है, किसी पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके द्रव्यमान और फिर उसकी ऊंचाई दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। नहीं आता है तो फिर नोट करते जाइए, कॉपी के पेन लेकर बैठा कीजिए जब भी साइंस का क्लास करते हैं। ठीक है, किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। अब बताइए, किस अयस्क में जो है, किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। कौन सा इसमें अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, शैडेराइट या फिर लिमोनाइट। इसमें किस में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबको पता है कि हेमेटाइट जो है ये आयरन का सबसे मतलब कि बढ़िया अयस्क माना जाता है। तो इसमें ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है इसमें, 60 से 70%। ठीक है, और आपका मैग्नेटाइट में कितना पाया जाता है, 52 से 62%। सैडेराइट में 48% और लिमोनाइट में आपका 10 से 40% पाया जाता है। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा सारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है लोहा का जो अयस्क होता है सबसे परफेक्ट बढ़िया अयस्क माना जाता है हेमेटाइट को। अगला प्रश्न है आपका, हियाकुटे क्या है। हियाकुटे क्या है ये आपको बताना है। हियाकुटे क्या है, चीन की एक ज्वालामुखी है, चीन की एक नदी है, जापान की एक पहाड़ है, या 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। बताइए हियाकुटे क्या है, फटाफट से बताइए, सभी कोई आंसर कीजिए। चीन की एक ज्वालामुखी है, चीन की एक नदी है, जापान की एक पहाड़ है, या फिर 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। तो हियाकुटे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। हियाकुटे क्या हो जाएगा, ये 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत निम्नतम ऊंचाई होगी। अब भाई किसी को भी तो हम ऊंचा चीज को पहाड़ नहीं कह सकते ना, वो पठार भी होता है, लेकिन पहाड़ कहलाने के लिए उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ये बताइए। 300 मीटर, 600 मीटर, 900 मीटर, 1200 मीटर। पहाड़ कहलाने के लिए किसी चट्टान की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो वो बताइए, फटाफट से बताइए। पहाड़ कहलाने के लिए किसी भूखंड की औसत ऊंचाई निम्नतम ऊंचाई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 900 मीटर। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 900 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आप, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होगा। आपको बताना है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होगा, वो बताइए फटाफट से। थ्री 310 डिग्री, 98.4 डिग्री, 36.9 डिग्री या 31.5 डिग्री। तो ऐसे तो हम लोग जनरल 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर मानते हैं सेल्सियस में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है आपका 36.9 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन होता है। और
आपका ये, इसको 4 और 6 दोनों कर सकते हैं, तो ये फ़ारेनहाइट में होता है आपका, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न है आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। फटाफट से बताइए सभी कोई, बताइए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, बताइए। तो सबको पता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सब जानता है ये बृहस्पति है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है? आपका बुध है, ठीक है, क्या है? बुध है। और सबसे दूरस्थ ग्रह है आपका वरुण है, ठीक है, सबसे दूर जो ग्रह पड़ता है वो आपका वरुण है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, आपको बताना है कि हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो ये सब कोई जानता है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि हवा में गैस की मात्रा कितनी होती है, मतलब कि किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है और कितना अधिक होता है वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है नाइट्रोजन, ठीक है। वो कौन सा है आपका? नाइट्रोजन। और कितना होता है ये आपका? 78% होता है, ठीक है। कितना होता है? 78%। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांगता से, पुरुष जो है अधिक वर्णांगता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि वर्णांगता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से स्त्री की तुलना में पुरुष ज़्यादा पीड़ित होता है। क्यों? वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, उनमें साधारणतया कम चर्बी होती है। आपको बताना है कि मतलब कि अब ये भाई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो भाई उसमें ऊपरी से कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगा ऊपर से, इतना तो हम लोग पता कर ही सकते हैं। तो मानसिक तनाव तो इसमें होगा नहीं, और भाई चर्बी से तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। और अधिक देर घर से बाहर रहने पर भाई थकान होता है, वर्णांगता थोड़ी होती है। तो बचा क्या इसमें? सिर्फ उसमें जो है केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसके वजह से पुरुष जो है इस चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित रहता है, ठीक है, पीड़ित रहता है। अगला प्रश्न है आपका, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि आपको बताना है कि लोहा का गुटका जो क्यों ठंडा हो जाता है ठंड के समय में, जब प्रातः काल में इसको हम लोग छूते हैं। तो लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के ताप से कम होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, और लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, और फिर लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? बताइए फटाफट से बच्चों। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके अधिक ठंड क्यों लगते हैं छूने पर? तो लकड़ी की तुलना में जो है लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जिसके कारण कि वो अधिक ठंड हो जाता है, छूने पर अधिक ठंडा प्रतीत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप नाभिक जिसमें आपको बताना कि किसी परमाणु का नाभिक का जो आइसोटोप होता है वो यानी कि क्या होता है? किसी परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें से सीधा सीधा बोलिए कि क्या पाया जाता है? तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही, ठीक है, और फिर प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। बताइए, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, या प्रोटॉनों की संख्या वही होती है पर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है, और फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। बताइए तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या जो है, प्रोटॉन वही होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है, ठीक है। क्या होती है? भिन्न होती है। अगला प्रश्न है आपका,
कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। आपको बताना है कि मच्छर भगाने वाली दवा में जो सक्रिय रसायन होता है उसका नाम क्या है। इलेथ्रीन, एट्रोपिन, 2-आइसोप्रोपी प्रोपॉक्सीफिनाइल या फिर बेंजीन हेक्साफ्लोरोफिन। बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका। मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो है सक्रिय रूप में क्या पाया जाता है। फटाफट से बताइए कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से क्या पाया जाता है। एलेथ्रीन, एट्रोपिन, 2-आइसोप्रोपी प्रोपॉक्सीफिनाइल या फिर बेंजी हेक्साफ्लोरोफिन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आपका, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका इलेथ्रीन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका इलेथ्रीन, बिल्कुल राइट आंसर है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो सक्रिय रसायन होता है वो इलेथ्रीन होता है। ठीक है, क्या होता है, इलेथ्रीन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, भारी जल वह जल होता है। आपको बताना है कि भारी जल जो कौन सा होता है, जिसमें 4 डिग्री तापमान पर स्थिर रखा जाता है, या जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के अम्लीय लवण होते हैं, या जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप लेता है। तो क्या होता है कि भारी जल में हाइड्रोजन का ही ना आइसोटोप बदल जाता है। पहले तो H2 लिखते हैं, लेकिन जब बाद में क्या हो जाता है, D2O हो जाता है, यानी कि ड्यूटेरियम हो जाता है। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप उसका जो हाइड्रोजन का स्थान है उसका आइसोटोप ले लेता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं। ठीक है, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, D2O। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले प्रश्न, अगले प्रीवियस पेपर के साथ। ठीक है, तो अभी के लिए आप टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। सारे एग्ज़ाम का जो है नोटिफिकेशन और फिर फॉर्म भी आ चुका है, तो आप लोगों को अब ध्यान से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, और एग्ज़ाम किसी भी तरह इस बार क्वालिफाई करना चाहे, आपको जितना मेहनत करना पड़ जाए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।